अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी लास्ट ईयर फॉर मोदी एज पीएम राहुल गांधी फेस टू फेस की वीडियो जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाले शक्लानी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जनता के प्रेशर को काउंटर करने के लिए ये इमरजेंसी जैसी चीज लगा दें जैसी तेरी दादी ने लगाई थी। पूरी बात बोलना। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। कभी कहता है सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कभी कहता है इंस्टीट्यूशंस सारे अंदर की खबर मुझे दे रहे हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो राहुल गांधी का एक दिया हुआ बयान किस वजह से मिर्ची लगी है पता है? कि जो मेडल परिवार के सीने पर लगा हुआ था 4398 डेज तक लगातार प्राइम मिनिस्टर बने रहने का इनके नन्ना पर जवाहरलाल नेहरू जी पर वो टाइटल, वो मेडल छीनने जा रहा है। ये उसकी चिढ़ लग रही है मुझे। वो टाइटल, वो मेडल छीनने जा रहा है और परिवार से बाहर जा रहा है और मोदी जी के सीने पे लगने जा रहा है जून 10 को। आज का तारीख क्या? जून 4 है। ये शायद उसकी चिढ़ है जो राहुल गांधी का फिर से एक बार बेतुका बयान आया है कि बस 1 साल और है, उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा, ना रहने का कारण अगर हम डिस्कस करें, उससे पहले इसने लोकसभा में बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, चेहरे पे तनाव देखिएगा, चेहरे पे चिढ़ देखिएगा। आप बाकी नेहरू जी से तुलना करें, राजीव जी से करें, संजय गांधी जी से करें, इंदिरा गांधी जी से करें, फिरोज गांधी जी से करें, सबके चेहरे देखिए और इसका चेहरा देखिए। इसका फ्रस्ट्रेशन 20-22 साल का फ्रस्ट्रेशन, जहां यह मान के चलता था कि पीएम की कुर्सी तश्तरी पर रखकर इसको मिल जाएगी। 22 साल हो गए, 23 साल हो गए, ये धक्के खा रहा है। ये उसका फ्रस्ट्रेशन इसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करने लगा है। तो साहब, इसने लोकसभा में खड़े होकर अभी कुछ दिन पहले बॉडी लैंग्वेज देखिए, आंखों का तेवर देखिए, भवें देखिए, क्या बोला था। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। सुना क्या बोला था? अभी कुछ दिन पहले की बात है। और वहां पर फिर गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जिसमें से 15 में चुनाव हुए गुजरात में। वहां पर 15 में से बीजेपी 15 के 15 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीत गई। और जहां पर मोरबी और पोरबंदर में क्लीन स्वीप कर दिया, यानी सारे मेंबर इन दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो धरातल का चुनाव होता है, जमीन से जुड़ा हुआ, आप इसको मान सकते हैं, वहां पर एक भी सीट किसी और पार्टी को नहीं लेने दी। और कांग्रेस की एक भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये नहीं जीत पाए। उस लैंग्वेज के बाद कि इंडिया अलायंस आपको हरा रहा है, इंडिया अलायंस के तितर बितर हो गया है। जहां तक कि गुजरात को लेकर इसका आइडिया था कि केजरीवाल के मिल के साथ हम लड़ेंगे, उसकी ऐसी की तैसी हो गई है, बंगाल की ऐसी की तैसी हो गई है। वो आदमी जो तमिलनाडु में 5 सीट जीतकर ऐसे खुश हो रहा है, पता नहीं उसने क्या, जिसको बोलते हैं कद्दू में तीर मार दिया हो। बंगाल में चुनाव लड़ने के बाद 2 सीट जीत रहा है। आप सुनते हैं उसने मोदी जी के बारे में बोला क्या है। उसने जो बोला है उस पर विश्लेषण करते हैं और बाद में मैं अपनी 2 मिनट की नहीं बल्कि 1 मिनट की राय भी रखूंगा। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से, हाँ, अब ये बता रहा है, अब इन्होंने अपना गोलपोस्ट चेंज किया है। भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। कहां से शुरू किया था? ईवीएम से शुरू किया था। ईवीएम के बाद वीवीपैट पर आए, उसके बाद चौकीदार चोर पर आए, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम पर आए, उसके बाद देश के काफी लोग, कुछ विशेष लोग भी
बहुत आस लगाए बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं कि किसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम 125-130 रुपया हो जाए ताकि इस देश में आर्थिक सुनामी आ जाए। ये फैक्ट है। और वो इस इंतजार में है कि भले हमें पेट्रोल 500 रुपए लीटर खरीदना हो, जब ये तेल को लेकर या महंगाई को लेकर देश में अगर सुनामी की आग लगेगी, आग की सुनामी आएगी, तो उसमें हम 500 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद कर डालेंगे। उनके घर में चूल्हा जल जाए भले, पर वो चाहते हैं कि सिलेंडर 4000 रुपए का हो जाए। हां, बहुत दिन हो गए इस लड़ाई को, ऐसा हो नहीं पा रहा है जो उम्मीद इस देश के कम से कम करोड़ों हरामजादों ने लगा रखी थी कि कोई भूचाल आए जिससे मोदी को टारगेट करने को मिल जाए। फिर एसआईआर का इन्होंने रोना रोया। ये स्टेजेस में चलते हैं, ये हर एक महीने बाद अपनी कुछ चीज बदलते हैं। एसआईआर को लेके वेस्ट बंगाल में कितनी बेईमानी हुई है, ये टीएमसी की आपस की जूता लात चप्पल ने बता दिया कि टीएमसी का अंदर हाल क्या था। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि टीएमसी 80 सीट कैसे जीती है, और वो 40% वोट कहां है जो टीएमसी को पड़ा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो एसआईआर का मुद्दा आप देखिए खत्म हो गया है वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद, असम के चुनाव के बाद। अब ये इंतजार कर रहे हैं, जंग से पहले आर्थिक सुनामी की कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ ये इस पर निर्भर हैं कि किसी तरह ईरान की जंग चल जाए, किसी तरह सिलेंडर मिलना यहां बंद हो जाए। जो कुछ दिन 2-4 दिन की देरी हुई थी, इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब फिर चीज लगभग नॉर्मल होती, कम से कम फोन करो, कल परसों हमारे यहां सिलेंडर आया, हमने कहा यार अभी आ गया, क्या लगा हाँ भैया अब आ रहा है, 36 घंटे भी नहीं बीते थे। उससे लोग बहुत परेशान हैं और ये दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह देश में सुनामी आए। सुनते हैं और क्या बोला। शक्ल पर ज्यादा ध्यान दीजिए, शक्ल की चिढ़, शक्ल की नफरत, शक्ल अंदर जो जल रहा है, ये जिसको कहते हैं ना दिल में होली जल रही है, उसका एक्सप्रेशन देखिए और रीड करिए इसकी लैंग्वेज। एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, चीफ इलेक्शन कमीशन के मैसेजेस इसके पास आ रहे हैं। ये भूल गया कि पिछले 6 महीने से ये चीफ इलेक्शन कमीशन को गालियां कितनी दे रहा है। इसको कनेक्शन ही नहीं है दिमाग और जुबान में। अभी रामचंद्र गुहा जी जो बड़े मोदी के हेटर माने जाते हैं, उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू देते कहा है कि मैं नफरत करता हूं, आर्टिकल लिखा है नरेंद्र मोदी से, मैं नफरत करता हूं नरेंद्र मोदी से, पर यह उस लायक नहीं है कि जिसको प्रधानमंत्री बना दो। वेस्ट बंगाल के चुनाव में ये कह रहा था, लोगों से सुनिएगा, जबकि खुद वहां पे राष्ट्रपति होते हुए चुनाव लड़ रहा था, कि ममता बनर्जी की गलतियों के चलते बीजेपी जीत जाएगी। ये नहीं कह पा रहा था कि ममता बनर्जी की गलतियों के चलते तुम हमें वोट दो। ये इस आदमी की नेगेटिव साइकोलॉजी है। आज ये तो बता रहा है कि 1 साल में मोदी अपना पद छोड़ देंगे, हो सकता है वो रिटायरमेंट ही ले लें, क्या बड़ी बात है, 75 तो क्रॉस हो ही रहा है, हो सकता है। लेकिन ये नहीं बता रहा कि मुझे मौका दो। इसमें इतनी हिम्मत अभी नहीं है देश की जनता से ये कहने की। ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी बात पकड़िएगा एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, कि तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं देश कैसे चलेगा। इसको इतना पता है कि मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दो, उसके बाद देश में क्या होगा, इसके पास कौन लीडर होगा, खुद भी ये लीडर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है ये बात बोलते। और चीफ इलेक्शन कमीशन इसको मैसेजेस कर करके शिकायत करता है। माय गुडनेस यार, आगे चलो। सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो,
अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रिग्ड है। वेस्ट बंगाल में कितना रिग था देख लिया, लोगों ने सड़कों पे निकल निकल के बता दिया बेवकूफ आदमी। और टीएमसी का, जैसा मैंने बताया, जूतम लात थप्पड़ ने बता दिया कि कितना वहां का इलेक्शन रिग्ड था। आगे चलिए। ऐसे हिल रहा है पूरा, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में। इसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि कैसे सिस्टम अंदर से हिल रहा है। आगे सुनिए। मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ा हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना जनता के प्रेशर को काउंटर करने के लिए ये इमरजेंसी जैसी चीज लगा दें, जैसी तेरी दादी ने लगाई थी। पूरी बात बोलना। जनता के प्रेशर को दबाने के लिए जैसे तेरी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी। जब भी कोई बात की जाती है, अगर पुराना उदाहरण हो तो वो उदाहरण लेके बात करी जाती है। आगे चलिए। है मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। कभी कहता है सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कभी कहता है इंस्टीट्यूशन सारे अंदर की खबर मुझे दे रहे हैं। और अगर इसको सारे अंदर की खबर दे रहे हैं तो ये बेवकूफ उनकी पोल क्यों खोल रहा है? क्या कंफ्यूज्ड आदमी है यार। तेरा असेसमेंट तू अपने पास रख मेरे भाई, और कोशिश कर कि बांग्लादेश की तरह या नेपाल की तरह जो तेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। अब मेरे हिसाब से सब चीज खत्म हो चुकी है कि तू जेन जी का रोना रो। अब मोदी जी के लिए अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस, यूथ ये आपको धोखा नहीं देने के मूड में है, नहीं देने के मूड में है। इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। इसी बात में सारी बात समा जाती है। इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। ये ना सोचिए कि नॉन परफॉर्मेंस के चलते अगर एक मंत्री चला गया तो वो एक रूल या रेगुलेशन या देश की रिवायत बन जाएगी। अगर बनती है तो बने, अगर नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर जाते हैं तो जाए। आप अपना देखिए, मंत्री का ना देखिए। आपको ये बात पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरों को मौका ना दीजिए जो आपकी कमी का वो फायदा उठाएं, और वो फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मौका आप उनको दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी जंग को लेकर कैसे क्या महंगाई आएगी क्या नहीं आएगी, ये दुनिया में हमेशा आई है। अभी भी भारत ने बहुत खूबसूरती से उसको टैकल कर रखा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बिल्कुल जी, भाई साहब जो बातें कर रहे थे, मैं हंसी आ जाती है इनकी बातें सुनकर यार। ऐसी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू करते हैं कि हंसी तो आएगी। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले कहते थे बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज करता है और बीजेपी के कह लें कि फुल सपोर्ट करता है। अब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके मैसेजेस जो हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि अंदर की बातें सारी मुझे पता है, कभी कहते हैं कि सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो इंटेलिजेंस के हेड हैं अजीत डोवाल, उनके मैसेजेस आ रहे हैं और वो भी मुझे अंदर की इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ये सारी चीजें जब आप तक पहुंच रही हैं तो आप जनता के सामने वो लेकर आए, वो सारी चीजें बताएं जनता को कि भाई इस तरह से हालात जो हैं वो बने हुए हैं और बीजेपी जो है वो उनको टॉर्चर कर रहा है या उनको दबाने की कोशिश कर रहा है और अपनी मर्जी के माध्यम से जो है वो इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है। ये तो वही बात होगी ना
कि जिस जगह पर बीजेपी जो है वो जीती है वहां पर ईवीएम जो है वो हैक हो गया, वहां पे धांधली होगी, और जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पे इलेक्शन जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे हुए हैं। तो ये चीजें जो है ये शुरू से करते हैं। अपोजिशन जो भी होती है ना, हम शुरू से कहते हैं अपोजिशन के पास इस बात का अधिकार है कि वो बोले, वो नुक्ताचीनी सरकार पर कर सकती है, वो पॉइंट उठा सकती है, लेकिन कोई लॉजिक वाली बातें हो ना, महंगाई, बेरोजगारी, इन चीजों के ऊपर अगर आप बात कर रही हैं, अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है यार, ये स्पेशली इंडिया के लिए नहीं बनी हुई, इस वक्त पूरी दुनिया को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और सब लोग जानते हैं कि कारण जो है वो जंग है। ईरान की और इजराइल की जो युद्ध है उसमें बहुत सारे ऐसे जो सेटल कंट्री हैं उनको भी इन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पेट्रोल के क्राइसिस आए हैं, उसके बाद इकोनॉमी जो है उसमें कह लीजिए कि कमी हुई है। इकोनॉमी जो है वो जिस तरह से ग्रोथ कर रही थी उस तरह से नहीं कर रही, डाउन होना शुरू हो गई है। तो ये कौन सा इंडिया के साथ जो है वो स्पेशल हो रहा है, खास तौर पर इंडिया के साथ हो रहा है, और बाकी जो देश हैं वो इससे बचे हुए हैं। तो इस चुनौती का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। इसमें इंडिया जो है उसका भी ज़ाहिर सी बात है फिर फर्क तो पड़ता है ना। बेशक जो है वो इंडिया के पास वसाइल जो है वो बड़े ज्यादा थे, इंडिया ने अपने आप को जो है वो हैंडल भी किया है। अब इस सिचुएशन में भी सरकार की पूरी कोशिश है कि देश को चलाने के लिए जितनी भी मुतबादल प्लान जो है वो किए जा सकते हैं, इकोनॉमी को बचाने के लिए, इकोनॉमी कोलैप्स ना कर दे, और उसके बाद पेट्रोल क्राइसिस से निकलने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो योजनाएं हैं वो लगाई जा रही हैं। ये नहीं कि देश की परवाह नहीं है भाई, जो देश के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना उनको परवाह है। परवाह है तो आज भी देख लें कि जो लोग अभी आपके मौजूदा हुक्मरान हैं उसमें नरेंद्र मोदी हैं, योगी बाबा हैं, ये जितने भी लोग हैं ये खास किस्म के लोग हैं। इनकी हम तारीफ ऐसे नहीं करते, इनकी तारीफ बनती है। इनके अपने परिवार आप देख लें, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, मतलब कि किसी भी किस्म का इन्होंने अपने लिए मफाद परस्ती नहीं की। अब जो पूरे परिवार ने सत्ता यहाँ पे जिस देश पर की हो, और सिर्फ अपने परिवार को वो प्रेफरेंस जो है वो हर दफा देते रहे हैं, वो बंदा उठ के भाषण दे तो थोड़ा अजीब लगता है। एक वो बंदा उठ के भाषण दे ना जिसने अपने पूरे देश को परिवार की तरह समझा है, और पूरे देश को परिवार की तरह वो साथ लेके चला है, वो भाषण देता है देश की मुखलसी के लिए तो समझ आता है। लेकिन एक ऐसा बंदा अगर भाषण देगा तो भाई समझ से बाला तार है। और भाई साहब जो है वो अजीबो गरीब से गुफ्तगू करते हैं। और जो बंदा ये कहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो जी, मैंने इनके बड़े वीडियोस देखे हैं जिसमें अजीबो गरीब सी गुफ्तगू है, उसमें कह रहा है कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं आपको एक ऐसी मशीन दूंगा, ऐसी टेक्नोलॉजी हम देश में लेकर आएंगे, एक साइड से आलू डालेंगे दूसरी साइड से सोना निकलेगा। अब ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जा सकता है यार? कभी भी नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी चीजें ये है कि ये अपने बयान के ऊपर जो है ना वो टिकते नहीं है, अपनी ही बातों में फंसते चले जाते हैं। जी गुफ्तगू ही इस तरह की करती हैं कि उसमें खुद ही ये फंसते चले जाते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है वो सारे का सारा मुद्दा जो है उठाकर तो ममता बनर्जी जो है उनके ऊपर डाल दिया कि इनकी वजह से जो है ना वो बीजेपी जीता है। और उसके बाद अपनी जो चीजें हो रही हैं, केजरीवाल को इन्होंने साथ मिलाया हुआ है। अब केजरीवाल का सब लोगों को पता है कि जब वो शुरू शुरू में आए हैं तो बड़े ही पवित्र वो नेता बने हुए थे, और कह लें कि गरीबों के वो मसीहा बने हुए थे जी, हम गरीबों को लेके साथ चलेंगे। आम जनता पार्टी का। तो वो बड़ी मतलब कि हम जो है ना वो आम आदमी के लिए खड़े हुए हैं। तो जब बाद में उसकी करप्शन सामने आई है और लोगों को पता चला कि भाई साहब की असलियत क्या है, तो ऐसे लोगों का गठबंधन बना के आप चाहते हैं कि एक बड़ा चेंज लेकर आए देश में। तो अच्छा चलें, फर्ज करें कि क्राइसिस आ रही है, पेट्रोल क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है, आपके पास कोई प्लान है? आप सरकार से शेयर करिए कि भाई हमारे पास इस तरह के प्लान हैं कि हम इन चीजों से निकलना जो है वो जानते हैं, और ऐसे प्लान हैं जिसके माध्यम से हम देश को क्राइसिस से बचा सकते हैं। क्योंकि आप अपोजिशन बन के ना सोचिए ना, आप एक देश का नागरिक बन के सोचिए। अगर आप देश के लिए वाकई मुखलस हैं तो देश जो है वो नुकसान में जाए तो कभी भी कोई नहीं चाहेगा। सियासत जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहले जो है वो देशभक्ति होती है। तो यहाँ पे आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, और युवा जो है उसको साथ मिलाकर आप शेयर कीजिए अपने प्लान, कि आपके पास कोई मुतबादल प्लान है इन सब चीजों से बचने के लिए।
जो सरकार कर रही है उस चीज के ऊपर आप जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें हो रही हैं और बीजेपी की वजह से हो रही हैं। बीजेपी इसमें मुलवस नहीं है, क्योंकि बीजेपी को हम तब जाके टारगेट कर सकते हैं जब ये युद्ध ना हो रहा होता और पूरी दुनिया जो है वो फिटफाट चल रही होती, सारी दुनिया के हालात ठीक होते और इंडिया के हालात जो है वो तेजी से बिगड़ रहे होते, तो हम भी कहते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है, क्यों क्राइसिस आ रहे हैं, क्यों बेरोजगारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो फिर तो टिप्पणी बनती है। जब युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण मौजूद है और पूरी दुनिया उसका शिकार है, तो उसमें बीजेपी क्या और दूसरी सरकारें जो है वो क्या, इसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं होता। जब जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए इंडिया पे भी आया है फर्क। लेकिन ये जो भाई साहब जो है ना, मेरे ख्याल में इनको ये सारी चीजें जो है वो पब्लिकली शेयर करनी चाहिए, और जो प्राइवेसी इन तक आ रही है, जो अंदर की चीजें इनके साथ शेयर हो रही है ना, ये अपनी जनता को भी जरा दिखाएं तो सही कि क्या भाई अंदर खिचड़ी पकी हुई है और कहाँ तक जो है बीजेपी उनको दबाने की कोशिश कर रही है और कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। इतने आपके पास एविडेंस मौजूद हैं और आप जो है वो खामोश बैठे, ये कैसे मुमकिन है भाई? जो बंदा इतना खिलाफ है नरेंद्र मोदी के कि वो कह रहा है जी कि 1 साल रह गए, 1 साल के बाद इनके बाद जो पद्धति है वो खत्म हो जाएगी, तो भाई वो तो खत्म होनी होनी है ना, जाहिर सी बात है। उनकी एज भी इस तरह की हो गई है कि अब हो सकता है वो रिटायरमेंट ले ही ले। लेकिन इनका जो दुख है ना, इनकी जो पीड़ा है, वो इनके चेहरे से नजर आ रही है और कह रहे हैं कि तेजी से जो देश है ना वो क्राइसिस की तरफ जा रहा है। तो भाई तेजी से देश अगर क्राइसिस की तरफ जा रहा है, आप कुछ बताइए प्लान जो है वो देश को क्राइसिस से बचाने के लिए। आप इतने महान हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास तो ऐसे ऐसे प्लान मौजूद हैं कि सोना जो है वो निकाल सकते हैं आलू से, तो आप देश को बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको बताना चाहिए कि कैसे जो है इन हालात से निपटना है। बिल्कुल जी। और हालात अगर देखा जाए तो जंग की वजह से जो जंग हो रही है ईरान की और अमेरिका की, उस वजह से वाकई काफ़ी सारे मुल्कों पे जो है इस चीज़ का इम्पेक्ट पड़ा है। हमारे अपने मुल्क पे इम्पेक्ट पड़ा है। देख रहे हैं हमारा जो है पेट्रोल पड़ती है, बस हमारे तो वैसे ही डाल दिया गया था ना शुरू से ही। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था, तो काफी सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं इम्पैक्ट तो पड़ता है ना भाई, इम्पैक्ट पड़ता है। ईरान जंग जो है, डॉलर भी देखे ना मार्केट में कितने का मिल रहा है पेट्रोल, और यहाँ पे भी तो मिलेगा। तो कई इंडियंस ने किया कि वहां पे भी ये हो सकता है कि मसला जाहिर है हो सकता है। हमने भी यही कहा था कि जाहिर है होगा, लेकिन वक्त आने पे कुछ महीनों तक हो जाएगा। लेकिन ये वहां पे भी जंग शुरू हुई है तो पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ भी गई थी और उसके बाद महंगाई होना शुरू हो गई। तो अभी भी महंगाई है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का जो डॉलर और पे का जो हिसाब है ना, वो अभी तक ऊपर नीचे नहीं हुआ इतना। ये एक चीज़ है, ये पता नहीं अब कैसे है कैसे नहीं है, उसमें डिटेल में नहीं जाते। और इंडिया का मैंने देखा था कि इंडिया का जो है वो बाकी पीस जो है वो डाउन होता जा रहा है। ये एक सच्चाई है कि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है। और पहले एक टाइम पे हम जब वीडियो करते थे 1 साल पहले भी हिसाब लगाएं तो 3.5 पौने 4 रुपए के हिसाब से जो है चला गया था इंडियन रुपीज पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अभी जो है रिसेंटली मैं देख रहा था तो 2.91 पे जो है वो आया हुआ है, कि मतलब एक इंडियन रुपीज और पाकिस्तानी 2.91 रुपीज। तो मतलब इतना फर्क पड़ा है कि मतलब ज़ाहिर है इकानमी डाउन हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो मेन वजह यही है कि एक तो ये जंग शुरू हुई है, दूसरा जो टैरिफ वो अमेरिका ने जो है थोपे हुए हैं। वो पहले थोपे रखे हैं, फिर ख़त्म किया, अब फिर कह रहा है कि 12% जो है वो मैंने वो देना है, इंडिया पे जो है टैरिफ लगाना है। तो अभी फिर उसका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। खाली इंडिया पे नहीं उसने लगाना, मतलब और मुल्कों पे भी लगाना है, लेकिन मैं इंडिया की सिर्फ इसलिए बात करूँ क्योंकि वीडियो इंडिया के बारे में है। तो मतलब टैरिफ उसने लगाना है और जो है वो ज़ाहिर है उस वजह से भी इम्पेक्ट पड़ता है। मार्केट थोड़ी सी क्रैश हुई थी ये पिछले दिनों इंडिया की, तो स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई थी, तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये खाली जंग नहीं, ये अमेरिका जो ट्रम्प है ना वो भी जो है वो टैरिफ लगा रहा है, उस वजह से भी जो है इम्पेक्ट पड़ता है। तो फिर भी जो है वो यकीन करें अभी तक मैनेज करके रखा है मोदी गवर्नमेंट ने।
तो ये बहुत एक समझ ले कि अवाम के लिए जो है बड़ा एक रिलीफ था। तो हमारी तो जंग शुरू होते ही जो है हमारे पे जो रिलीफ था वो भी वापस ले लिया। तो इंडिया को तो फिर भी जो है वो रिलीफ था भाई। अब भी आगे थोड़ा बहुत अगर पेट्रोल बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है। तो हालांकि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है अगर जंग इसी तरह जारी रही, अगर झड़पें जारी रही, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना ओपन हुआ, तो हो सकता है आने वाले वक्त में और थोड़ी महंगाई हो और जो है पेट्रोल महंगा हो जाएगा इंडिया में भी। तो इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर अभी जो जंग जो है वो रुक जाती है, अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अपना हॉर्मुज है, वो ओपन हो जाती है, फिर तो जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी चीज़ें सारी। तो लेकिन ये एक जो रुपए वाली है ना कि रुपया गिरता जा रहा है, उस पे जो है वो थोड़ा बहुत चिंता की बात है। हालांकि एक बीजेपी की एक रुकन है, अब वो मुझे नाम नहीं याद, या पता नहीं कौन है वो, तो उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ नंबर, मतलब कि अगर $100 तो भी पार हो जाए तो सिर्फ ये एक नंबर है। तो हालांकि ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा इफेक्ट डालती है इकानमी पे, ये खाली नंबर तो नहीं होता। तो बहरहाल ये एक चिंता वाली बात है, बाकी कोई नहीं, इतनी खास चिंता वाली कोई बात नहीं है। बाकी तो अभी जंग रुक जाए तो सारा कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, इकानमी भी हो सकता है बेहतर होना शुरू हो जाए, ज़ाहिर मार्केट बेहतर होगी, रुपया फिर बेहतर होना शुरू हो जाए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही चीज़ें मेरे ख्याल में आगे, जिस वजह से भी जो है इम्पेक्ट पड़ता है। तो जब ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, हो सकता है एक्सपोर्ट बढ़े, तो फिर इकानमी जो है बेहतर होना शुरू हो जाए। और लेकिन ये जो राहुल गांधी ने जो बात की है उस पे हंसी इसलिए आती है कि कह रहा है कि सिस्टम में से मुझे जो है मैसेज आते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुझे मैसेज आते हैं और सबके बारे में पता चल रहा है। यार क्या मतलब, कुछ भी मतलब बोल दे बंदा जो है यकीन कर ले, मैसेज आते हैं तो फिर आप लोग जो है सबूत दें ना, पूरे इंडियन अवाम को सबूत दें भाई, ये देखें जी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि मुझे आज़ादी नहीं है, या मुझे दबाया जा रहा है, या ये किया जा रहा है, कुछ बताएं ना, अवाम को बताएं, खुल के बताएं, ताकि अवाम को भी पता चले। फिर ऐसे ही बोल देना कि जी वो उसके मैसेज आ रहे हैं, उसकी ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपने अंदाजे लगा लेना बस है। ये मोदी जो है ना, ये 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे, 1 साल बाद इनकी हुकूमत खत्म, मतलब खुद से अंदाजे लगाए हुए मेरे हैं। मेरी आयत है यहाँ पे बताने वाले आपकी हाथ की लकीरें दे के बता देते हैं आपके नसीब में बहुत दौलत है, और उसे खुश करके उससे 50, 100 या 200 रुपया ले लेना, और फिर उसी खुशी में उसे वहम में वो जिंदा रहता है। वो बात ये ठीक है, वो ऐसा पता नहीं एक मूवी देख रहा था, ये पता नहीं क्या था कि उसमें वो कहता कि ये मेरा हाथ देखो, इसमें मतलब कोई किस्मत वाली लाइन है, तो ये लाइफ वाली के वो कहता है नहीं, आपकी ये लाइन जो है ना ये खत्म हो रही है, आगे लाइन नहीं है, तो इसलिए आपकी लाइफ नहीं है आगे। वो छुरी लेके ना ऐसे ऐसे लाइन बना के कहता है अब देखो अब है मतलब ये उस दुनिया में रह रहा है, जो है भाई वो होना है, ये खुद से अंदाजे लगा रहा है, जिस तरह उसने अपनी लाइफ बढ़ाई ना कि लाइन बढ़ाने से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, एक वहम था उसको कि लाइन बढ़ गई है तो अब मेरी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो है वो ये अपना राहुल गांधी जो है वो भी इसी वहम में रह रहे हैं, 1 साल है, मोदी उधर जाएगा, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा ये इसी जो है वो रीजन में रह रहा है, और ये ख्याली पुलाव बनाता रहता है अकेले बैठे हुए। एक तो जो हमारी तरह जो है वो उसकी शादी भी नहीं हुई, अकेले बैठ के जो है वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि नहीं। सही बात। तो शादी के और ख्याली नहीं पुलाव यार, बनाते हो शादी आप के लोग? नहीं, तो फिर आप नहीं समझेंगे, मैंने जिसको ख्याली कहा है ना, मतलब कि बैठ के बनाते रहते और हैं। मैंने जिसको कहा है वो समझ गया है। तो बहरहाल ये है कि ख्याली पुलाव जो है वो ये बना रहा है, शादी इसकी भी नहीं हुई हुई, अकेला होता है ना बेचारा, आओ सिंगल है। तो सिंगल बैठ के जो है वो फिर कुछ ना कुछ प्लान बना रहे सिंगल जाने बैठने का ये मकसद कि ये तो मैं नहीं है कि ये भाई करूं, मैं वो करूं, अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
मोदी जो है वो 1 साल बाद जो उतर जाएँगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का भी मुझे मैसेज आ जाता तो कितना अच्छा था। इलेक्शन कमीशन का मैसेज आ गया है? आ गया जी, मुझे आ गया है। मतलब अकेले बैठ के बनाता है पूरी स्टोरी, एक कहानी, और वही आके जो है वो लोगों को चिपका दी। और खुद से अंदाज़े लगा दिए लोगों जो इसके हक में है, मैं उनकी बात करूँ तो उनको खुश कर दिया। अपने जो जितने भी ये मेंबर है इसके, उनको जो है वो खुश करके वो तालियां बजा रहे हैं, वो भी इसके पीछे जो है वो बंदर की तरह नाच रहे हैं, और ये चार है बस। तो ये सारा हिसाब किताब हो रहा है। और बाकी रियलिटी जो है ये इस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरा जो उसने कहा कि अगर जंग नहीं रुकती तो फिर जाहिर है भाई वो महंगाई तो होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी, राहुल जी जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड इंसान हैं और उनकी कही हुई बात के ऊपर आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। बीच में जो डॉक्टर रिजवान है उन्होंने कहा है कि ये बंदा जो है इतना घबराहट में आगे निकल गया है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि ये बर्डन उठा ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि बीच में कि भाई वो मोदी जो है उसको जितवा दिया, ठीक है, और बीजेपी को जीत दिलवा दी। ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये उनकी वजह से बन गया, ये उनकी वजह से ये हो गया, उनकी वजह से ये हारी हैं, और ये सारी सिचुएशन उनके ऊपर डाल रहा है। लेकिन बीच में वो उनसे रेस कर रहा है कि तुम भी इसीलिए इस सियासत में खड़े हो, ठीक है। एक ख़ानदान का नो डाउट पीछे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यह है कि होल्ड नहीं करना चाह रहा, अपने कंधों के ऊपर वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहा। वो सिर्फ क्रिटिसिज्म खेल रहा है कि हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया, क्रिटिसाइज कर लो। कोई इलेक्शन में जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के मैसेज क्रिएट कर लो अपने से ही कि उनके मैसेजेस आते हैं, अजीत डोभाल जी के मैसेजेस आते हैं, ये मेरी सिचुएशन है, मेरे बड़े राब्ते हैं और सारी मुझे सिचुएशन पता है कि क्या हुआ है, वो बस उसके पीछे लगाई रखो। मतलब क्रिटिसिज्म करना है, भले इधर से भले उधर से, आपने क्रिटिसाइज करना है और अपने आप कुछ नहीं करना। आप इक़्तिदार में आएंगे तो इस बात का जवाब आवाम को दें कि आप क्या करेंगे। जो ये सिचुएशन चल रही है इससे आप बेहतर करके पीछे ले जा सकते हैं कीमतों को। मतलब अवाम ये सवाल करे इनसे और उसका ये प्रॉपर जवाब दे। ये जवाब मत दीजिएगा कि आलू डालें और सोना निकलेगा, ये मत कहिएगा। वो बात कहे जो ऑथेंटिक है, ठीक है। अब हमको भी नज़र आ रहा है, हम जो है हमसाया मुल्क में बैठे हुए, अपनी कंट्री का तो चलो रहने ही दे, वो तो मात वजी हुई है, लेकिन यह है कि इंडिया अभी तक जो है वो संभला हुआ है, अभी तक भी वो एक स्टेप डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। और नो डाउट इन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को इंडिया में ही चुल मची हुई है जो अपोजिशन है कि कब ये कोलैप्स करे और हमें मौका मिले अपना मुंह खोलने का। तो भाई वो हर जगह मौजूद होते हैं, अपोजिशन जो है कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन रियलिटी कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए कि अभी तक भी स्टेबल रखा हुआ है। अभी तक कितनी सिचुएशन में, हाँ, इन फ्यूचर जंग बढ़ती है, इम्पैक्ट हम पे और आएगा और बर्डन आएगा, लेकिन उन पे स्टार्टअप होगा इंडिया के ऊपर, ये फ़र्क है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो भाई वो जो है ये दूसरी पार्टीज जो है वो चाह रही हैं और उसमें कुछ पाकिस्तानी लोग बहुत सारे जो मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को जो है वो लाइट आउट कर रहे हैं, कोलैप्स करने वाला है और ये और वो। तो फिर राहुल जी का बयान तो वहाँ पे चलेगा ना, राहुल नाम तो सुना होगा, तो भाई फिर वो उसका चलेगा कि मोदी जो है 1 साल भी नहीं निकालेगा, ये उतरने वाला है, ये और वो। तो मतलब असल खबर जो है ये चलानी चाहिए इन लोगों की कि इतनी बड़ी जो है फैमिली को बिलोंग करते हैं, सियासी फैमिली को, और उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे, तो उनका ही मान रख ले। उनका मान रख कर कुछ ऐसे बयानात दे कि जिसे लगे कि एक सुलझा हुआ जो है वो बंदा खड़ा है वहाँ पे बातचीत कर रहा है। ये तो मोदी जी से मजाक वाला वो जो क्लिप चढ़ा हुआ है जिसमें पहले पता नहीं अटखेलियाँ करता है, उनको जफ्फे डालता है, पता नहीं क्या क्या पार्लियामेंट में बैठकर, और फिर कहता है सॉरी 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 सॉरी। तो वो वाला बड़ा फेम में गया था और वो बार बार चलाती थी अवाम और बार बार यूज़ करती थी। तो इस तरह की हरकतें करेंगे आप, ठीक है, नॉन सीरियस टाइप। कंट्री को आपने किस तरह होल्ड करना है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या टीम वर्क है, क्या टीम है आपकी कि जिसके ऊपर आवाम जो है वो रिलाई करे और कहे कि हाँ आपकी टीम अच्छी है, हम आपको मौका देते हैं, इनके बाद आप होल्ड कर लें, आप कहीं जो है पीछे ना रह जाए। लेकिन आपने फिर कंट्री को या तो स्टेबल रखना है या जो मुश्किलात चल रही हैं उनमें से निकाल के कंट्री को स्टेबल बेहतर करना है, उस पोजीशन पे लेके आना है।
आगे ना जाए, कोलैप्स ना करे, तो फिर आपको जो है वो होल्ड किया जा सकता है। बहरहाल बाकी आप बेहतर तरीके से जो है वो जानते हैं, जैसे हम लोग को जानते हैं वैसे राहुल जी को भी जानते होंगे। तो बहरहाल आप क्या है सारी सिचुएशन के ऊपर जो है ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, ऊपर आपके लिए इंक्लूडेड वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।